नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी लोगों का मैं चित्रण कला मंच समिति रंगमंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चित्रण कला मंच समिति रंगमंडल की आज जो प्रस्तुति आपके समक्ष होने वाली है उसका नाम है अपराधी कौन, जिसके लेखक है रमेश मेहता और जिसका परिकल्पना एवं निर्देशन किया है विपिन कुमार जी ने। चित्रण कला मंच समिति की स्थापना 2010-2011 वर्ष में हुई। उसके बाद से लगातार चित्रण कला मंच समिति अपनी नाट्य प्रस्तुतियां आप सभी दर्शकों के बीच में लेकर आती रही है। उसी क्रम में सवा शेर गेहूं, दामादे खोज, कब्रिस्तान की ओपनिंग, हनीमून, होम प्रोडक्शन, हमसफर, सुखना, मिथ्याभ्यास, संजोग, MCBC, टी स्टॉल, रोटी और बेटी, अंधेर नगरी, ढोंग, दरोगा जी चोरी हो गई, एक रात दो स्वर, सोल्यूशन X, अरे शरीफ लोग, हाय हैंडसम, श्यामा कली का जादू, अपराधी कौन आज आपके बीच प्रस्तुत होने वाला है। और आप सभी लोगों के लिए सूचना कि हमारे बीच हमारे आज के जो मुख्य अतिथि महोदय हैं श्री PS सत्यार्थी जी, एडिशनल कमिश्नर रोड सेफ्टी परिवहन विभाग हमारे बीच आ चुके हैं। हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं श्री राजा अवस्थी जी, वरिष्ठ रंगकर्मी, नाट्य निर्देशक हमारे बीच आ चुके हैं। तो संस्था ने तो अपनी शुरुआत की है इस हौसले के साथ कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। उसी क्रम में वो लगातार नए नए साथियों को अपने साथ जोड़ती जा रही है, उनके भी हौसले बुलंद कर रही है और अपने हौसले तो बना ही रही है वो, और इसी क्रम में वो चलती जा रही है। तो मैं चाहूँगा विधिवत शुरुआत की जाए। तो मैं अनुरोध करूँगा स्वाति पांडे जी से और अनुरोध करूँगा विपिन कुमार जी से जो संस्था के सचिव हैं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय को मंच पर लेकर आएँ और विधिवत पुष्पगुच्छ और सम्मान के साथ दीप प्रज्वलित होकर आज की शाम की शुरुआत की जाए। श्री PS सत्यार्थी जी, एडिशनल कमिश्नर रोड सेफ्टी परिवहन विभाग, श्री राजा अवस्थी जी, वरिष्ठ रंग निदेशक, अभिनेता, विधिवत दीप प्रज्वलित होकर आज का नाटक अपराधी कौन आपके बीच बस कुछ ही देर में आने वाला है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से आप हौसला अफजाई करिए संस्था चित्रण कला मंच समिति की जो 2010 और 11 से लगातार रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय है, युवाओं को जोड़ती चली जा रही है, नए युवाओं को अवसर मिलते जा रहे हैं इनके माध्यम से। एक बार जोरदार तालियों से। मैं चाहूंगा इसी क्रम में वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गुरुदत्त पांडे जी मौजूद, चाहूंगा आप भी मंच पर आ जाए सर। विधिवत सम्मान हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ और शॉल द्वारा संस्था चित्रण कला मंच समिति। मैं चाहूंगा गुरुदत्त पांडे जी भी इसमें और विपिन कुमार जी द्वारा सम्मानित किया जाए। श्री PS सत्यार्थी जी का सम्मान होता हुआ उसी क्रम में अब मैं चाहूंगा गुरुदत्त पांडे जी, वरिष्ठ नाट्य निर्देशक, रंगकर्मी, अभिनेता, राजा अवस्थी जी का सम्मान गुरुदत्त पांडे जी द्वारा। गुरुदत्त पांडे जी का भी वरिष्ठ रंगकर्मी, अभिनेता, एक बार जोरदार तालियां से। अब मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कुछ दो शब्द आज की
शाम में 4 चांद लगा देंगे। सर अगर आप कुछ सबसे पहले मैं चित्रण कला मंच समिति के यहाँ पर सभी सम्मानित पदाधिकारियों और रंगमंच से जुड़े हुए यहाँ पर हमारी महान विभूतियाँ हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। रंगमंच, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रंगमंच बहुत ही पुरानी विधा है और जब अपनी बात को कहने का या समाज में समझाने का और कोई माध्यम नहीं था तो रंगमंच के माध्यम से ही हमारे कलाकार समाज में, चाहे वो किसी भी तरह की जागृति हो या कोई बात बतानी हो, इस माध्यम से बड़े ही सशक्त भाव से इस कला के माध्यम से अपनी बात को कहते आए हैं। और न केवल अपनी बात को कहते आए हैं बल्कि जितने भी आंदोलन हुए हैं इतिहास में, जो कि मॉडर्न इंडिया का जो सबसे बड़ा हमारा आंदोलन है आज़ादी की लड़ाई, इन समय भी रंगमंच के जो कर्मी हैं या रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ी जागृति की गई है। हमारे जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें रंगमंच की जो विधा है वो उसके मंचन के 4 भाव बताए गए हैं। उसमें है आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो आंगिक का तो सीधा मतलब समझ में आता है कि जो भी कलाकार हमारे सामने जो है मंचन करते हैं अपने अंगों के माध्यम से, उस प्रकार को जो है आंगिक कहा गया है। सात्विक जो है वो हमारे जो भाव हैं, मन के मनोभाव हैं, उनके माध्यम से जो कलाकार हमारे सामने किसी भी कला का प्रदर्शन करते हैं वो सात्विक है। और वाचिक तो आपको पता ही है कि भाषा वचन के माध्यम से जो भी बात कलाकार हमारे मंच पे कहते हैं वो वाचिक होता है। और आहार्य एक तरह से वो थीम है, वो पूरी की पूरी जो है साज सज्जा है वो आहार्य है। तो ये 4 प्रकार की जो मंचन की जो विधाएं हैं, 4 प्रकार से हमारे सामने कोई भी कलाकार अपनी प्रस्तुति करता है। लेकिन रंगमंच हमारे सामने दृश्य और श्रव्य का सबसे सशक्त माध्यम है। आज भी इतने डिजिटल युग में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एनिमेटेड फिल्में हैं वो सबसे बड़ा जो है योगदान दे रही हैं। और मैं समझता हूँ कि एनिमेटेड फिल्मों के माध्यम से, एनिमेटेड जो जितनी हमारी वीडियो क्लिप्स हैं उनके माध्यम से बच्चों को कोई चीज़ हम जितनी सशक्त ढंग से समझा पाते हैं उतना और कोई माध्यम सफल नहीं है। तो निश्चित रूप से रंगमंच का बहुत ही पुराना इतिहास है और बड़ा ही सशक्त माध्यम है। अब रंगमंच भी बहुत तरह का होता है, ओपन थिएटर से लेकर के हम जो आज एक बड़े ही सुसज्जित कक्ष में बैठे हुए हैं, ये भी एक कई तरह के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रंगमंच के माध्यम से हम मनोरंजन भी पाते हैं और मनोरंजन के साथ साथ हम एक ऐसा मैसेज पाते हैं, जैसा कि आज का जो हमारा ये प्ले है अपराधी कौन आपके सामने जब कलाकार प्रस्तुति देंगे तो आप देखेंगे कि इसके माध्यम से जो भी कलाकार हैं आपको या समाज को जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज भी आप लेके जाएंगे। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि कलाकार वास्तव में जो है हमारे सामने अपनी कला का जो प्रदर्शन करेंगे, हम लोग चाहेंगे कि उनके कला का हम लोग आनंद लें। और हम कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए हम कुछ साहित्य या कविताएं लिखते हैं तो इनके हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि इनका जुनून हमें ऐसा दिखता है। मैंने अभी लेटेस्ट कविता लिखी थी, दीवार की छोड़ो आसमां में सुराग करो, दीवार की छोड़ो आसमां में सुराग करो, मत डरो अंधेरों से एक जुगनू की तलाश करो, मत डरो अंधेरों से एक जुगनू की तलाश करो। और यहीं कहीं छुपा होगा भोर का सूरज, यहीं कहीं छुपा होगा भोर का सूरज, यही सोचकर अंधेरे से लड़ने का इल्म ईजाद करो, यही सोचकर
मेरे से लड़ने का इल्म ईजाद करो। मुसीबतें तो आती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी के जीवन में मुसीबत ना आई हो, रोज पाला पड़ता है। मुसीबतें तो आती हैं, ठोकरें भी लगती हैं। मुसीबतें तो आती हैं, ठोकरें भी लगती हैं। रुको नहीं, ठहरो नहीं, अपनी पगडंडियों की खुद तलाश करो। अपनी पगडंडियों की खुद तलाश करो। आखिर में है, मिलेगी जरूर एक दिन तुम्हारी मनचाही मंजिल। मिलेगी जरूर तुम्हें एक दिन मनचाही मंजिल। इसी विश्वास के साथ हर एक दरिया पार करो। इसी विश्वास के साथ हर एक दरिया पार करो। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी कलाकारों को आज के इस बड़ी अच्छी प्रस्तुति के लिए बधाई देना चाहता हूं और सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। रंगमंच से मेरा बहुत ही पहले से विद्यार्थी जीवन से झुकाव रहा है। यद्यपि मैं इस स्टेज का सामने का कलाकार नहीं रहा हूं कभी, लेकिन मैं इसके सपोर्ट के लिए, इसको मजबूत करने के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। आप सब कलाकार जहां भी हमें बुलाते हैं, जैसे भी है, मंच के पीछे से मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। आप लोगों का मैं, जितने भी हमारे ऑडियंस बैठे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय PS सत्यार्थी जी, एडिशनल कमिश्नर रोड सेफ्टी परिवहन विभाग। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मुख्य अतिथि आए हैं और नाटक देखेंगे, फिर अच्छा ही अच्छा कहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है आपका आकलन जो होगा, आपने एक लंबा चौड़ा पूरा नाटक का क्या क्या मापदंड होने चाहिए, मुझे लगता था राजा वस्सी जी इसका आकलन करेंगे, अब आप भी उन्हीं के बराबर आकलन करके बताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे प्रस्तुति की ओर ले चलता हूँ। आपसे अनुरोध है आप सभी लोगों से, कृपया अपना फ़ोन या तो साइलेंट मोड पर कर दें या स्विच ऑफ कर दें। अगर छोटे बच्चे आपके साथ आए हुए, जरा उनका ख्याल रखें ताकि कलाकारों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। देखते हैं आज की प्रस्तुति, अपराधी कौन। ऐसा कीजिए मुनीम जी, आप सबको 51-51 रुपए के मिला है। मेरा नमस्कार भी कहिए। जी मालिक, ऐसे आप शामू दादा, शामू दादा। जी जी सरकार। मेरी छाछ का है? अरे एकदम तैयार है सरकार। यहीं ले आइए शामू दादा। बात कहूँ सरकार? दो कहिए। दान धर्म अच्छा कर रहे हैं सरकार, लेकिन ये मांगने वाले बहुत बेहतरीन होते हैं, अंदर से और बाहर से, और इनकी नीयत बहुत काली होती है सरकार। आप देने से पहले परखा देंगे। नियत परखना भगवान का काम है शामू दादा, इंसान का नहीं। इंसान का तो धर्म है कि वो जिस भी काम तन मन और धन से देश और मानवता की सेवा। आप धन्य हो मालिक, इतनी दौलत होते हुए भी कितना सेवा भाव। नहीं तो दौलत का नशा तो इंसान को मौत का ख्याल का भुला देता। लेकिन ये दौलत का नशा भगवती प्रसाद को उसके पिछले जीवन की दरिद्रता नहीं भुला सकता। वो कैसे सरकार? शामू दादा, मेरा जन्म बहुत अमीर घर में नहीं हुआ। मेरा जन्म बहुत ही गरीब घर में हुआ। इतना गरीब खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना है। मेरा बाप मजदूरी करता, माँ कपड़े सिला करती और मैं स्कूल में पढ़ा करता। भगवान से ये भी ना देखा छोटी उम्र
साल का और मेरी बहन 1.5 साल। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए आइए, बैठिए। फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे मैं किसी सेवा की गर्ज से यहाँ हाजिर नहीं हुआ। आपसे पुरानी जान पहचान है, सो ताज़ा करने आया। अच्छा किया, लेकिन क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना सका। अब ये तो सेठों साहूकारों की आदत होती है सरकार, कोई अजीब बात नहीं। दौलतमंद होते ही इंसान अपने पुराने वाकिफकारों को और पुराने वाक़े को बहुत जल्द भूल जाता है। और ये बात एक हद तक ठीक भी है। भाई पुरानी बातें भूल जाने से दिमाग का बोझ भी हल्का हो जाता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे मैं मतलब समझाने की ही गर्ज से यहाँ हाजिर हुआ सेठ जी। लेकिन मतलब की बात अगर बेटी में हो तो अच्छा। शमू दादा, आप ये बर्तन लेके भीतर चले जाइए। धन्यवाद। फरमाइए। तो आपको अभी तक मेरी याद नहीं है? अजीब बात है। फिर तो आपको अपना असली नाम भी याद नहीं होगा। मेरा मतलब है जो नाम आपका भगवती प्रसाद के पहले था, रघुनाथ राय। जी हाँ, रघुनाथ राय। बल्कि अगर मैं सिर्फ रघु कहूं तो आपकी याद बिल्कुल ताजा हो जाएगी। वो जवान लड़का रघु जो देवीपुर में रहा करता था, वो जवान रघु जो सेठ धन्नामल का खून करके अपनी नन्ही बहन को लेकर देवीपुर से फरार हो गया। आप कौन है शिवा? अरे आप घबराइए नहीं सेठ जी, मैं ना तो पुलिस का आदमी हूँ और ना कोई समाज सुधारक हूँ। मैं कालीचरण हूँ, केवल कालीचरण, देवीपुर में आपका पुराना पड़ोसी। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका पुराना जानकार होने के बिना पर आपसे दोस्ती करने आया हूँ। कल शाम आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखा, लोग भगवती प्रसाद के जय जयकार के नारे लगा रहे। मैं हैरान सा रह गया। तब समझ में आया कि भगवान की दया से दिन फिर गए होंगे। आप रघु से भगवती प्रसाद बने और बंदा कालीचरण का कालीचरण ही रहा। एक टटपूंजिया बिजनेसमैन, बदनसीब औलाद का बदनसीब बाप, जिसकी इकलौती बेटी इस जमाने के बेरहम पांव तले कुचली गई और वो खामोश खड़ा देखता रहा। कालीचरण जी, ईश्वर जानता है कि धन्नामल की मौत मेरे हाथों से नहीं हुई। वो खुद सीढ़ियों से गिर कर मरा था। मैं गरीब था, इसलिए मैं पुलिस से डर गया और इसीलिए मैं अपनी बहन को लेकर देवीपुर से भागा। और तुम्हारा एकाएक देवीपुर से भाग जाना ही तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत हो गया। तुमने अपना नाम तो बदल दिया, लेकिन पुलिस की डायरी नहीं बदल सकोगे। तुमने अपनी शक्ल भी छिपा ली, लेकिन अपना अपराध नहीं छिपा सकोगे। तुम अपराधी हो, भागे हुए। ईश्वर चाहता है कालीचरण जी कि मैं अपराधी नहीं हूं मैं अपराधी। लेकिन कानून की नजर में तुम अपराधी हो और अपराधी ही रहोगे। और हाँ, दुनिया में न्याय ईश्वर के कानून से नहीं, अदालत के कानून से होता है। भगवती प्रसाद, तो क्या आप अरे नहीं, कालीचरण तो आपसे दुश्मनी करने नहीं, दोस्ती करने आया है। सेठ भगवती प्रसाद का मित्र बनने आया। अच्छा, चाय मंगवाता हूं आपके लिए। अरे हम तकल्लुफ ना कीजिए, अब तो हमेशा आपकी ही चाय पीनी है सेठ जी। अच्छा, अब मैं चलता। लेकिन मैं कैसे यकीन रखूं कि अरे आप 16 आने भगवती प्रसाद, तुम्हारा राज मतलब मेरा राज। अच्छा, जय राम। जय राम जी। श्याम दादा, जी सरकार। श्याम दादा, मुझे चक्कर से आ रही है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे भीतर मेरे कमरे तक ले चलिए। आइए सरकार, आइए। ये मिलने वाले भी ना घड़ी भर चैन नहीं लेने देते। आइए, आराम से आइए सरकार। मुझे हरगिज़ मालूम ना था
कि तुम इस कदर नीच इंसान हो राज। अब किसी शादीशुदा आदमी का मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं। अरे मैं पूछती हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? तुमने पहले पूछा ही नहीं। और फिर इस दुनिया में हजारों शादीशुदा मर्द हैं जो कुंवारी औरतों से प्यार करते हैं, और हजारों शादीशुदा औरतें हैं जो कुंवारे मर्दों की बाहों में झूलती हैं। हमने कोई अनोखा काम तो नहीं किया। अरे लानत है उन मर्दों पर और धिक्कार है उन औरतों पर जो अपने जीवन साथी को धोखा देने जैसा अपराध करते हैं। जीवन साथी, धोखा, रंजना मेरी जान, ये सारी बातें पोसीदा हो चुकी है। ये नई सभ्यता वाले इन अल्फाजों को बकने वालों को जाहिल कहते हैं। जाहिल? अगर सच्चाई और नेक नियति का नाम जहालत है, तो ये जहालत इस नई सभ्यता से लाख गुना अच्छी है। अरे मैं पूछती हूँ, अगर तुम्हारी पत्नी किसी गैर से चोरी छुपे मोहब्बत करे तो मैं उसकी राह का रोड़ा नहीं बनूं, बल्कि उसे आजाद छोड़ दूं। झूठ, सफेद झूठ। तुम उसका गला घोट डालोगे, तुम उसकी गर्दन मरोड़ डालोगे। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यही कुदरत का नियम है। रंजना, एक म्यान में भले दो तलवारें ना रह सकती, लेकिन एक दिल में 2, 3, 4 प्रेमी रह सकते। बस दिल का साइज बड़ा होना चाहिए। बस बंद करो ये बकवास और चले जाओ यहाँ से। और आज के बाद अपनी मनहूस सूरत मुझे कभी मत दिखाना। रंजना, तो मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। आप शरीफ इंसान हैं। अरे मैं कहती हूँ, आप जैसे शरीफ इंसान शराफत के नाम पर धब्बा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहो, वरना मत भूलो राज मर्द है और शादीशुदा, और रंजना औरत है और कुंवारी। तुम जिंदगी भर दोषी कहलाओगी। दुनिया मुझे फांसी लगा देगी। मैंने मोहब्बत की है, भूल की है, और मैं स्वीकार करती हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। मोहब्बत की राह में अगर कोई शाम को लौटा है तो वो भूला नहीं, अपराधी कहलाता है। और आपके अपराध का सबूत है ये प्रेम पत्र जो आपने मेरे नाम लिखे। ये तुम्हें जिंदगी भर दोषी बना सकता है। कानून की नजर में ये सारे सबूत बेकार हैं, तो सजा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून की नजर में नहीं रंजना, तुम्हारे माँ बाप की नजर में, मिलने वालों की नजर में, सोसाइटी की नजर में तुम हमेशा दोषी कहलाओगी। अगर संसार की नजर में मैं दोषी हूँ तो तुम कौन से धर्मात्मा हो? तुम मुझसे बड़े गुनाहगार हो। मैंने तो अनजाने में गलती की है। अगर तुमने जानबूझकर अपराध किया है, अपराध। हाँ, लेकिन सजा केवल तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम एक औरत हो और मैं एक मर्द। अगर भगवान का कोई कानून है तो वो मर्द और औरत के लिए एक है। इस दुनिया में भगवान के बनाए नहीं, बल्कि इंसान के बनाए कानून चलते हैं। तो फिर तुम चाहते क्या हो? यही ये अपनी दोस्ती भी चलती रहे और मुलाकातें भी जारी रहे। ये नामुमकिन है। तो इसे मुमकिन करना होगा, वरना क्या होगा? वरना बंदा ऊंची हरकतों पर उतर आए। राज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी को बर्बाद न करो। मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी इस गलती की सजा मेरे घर वालों को भर दो। अब आइए सीधे रखो। भैया क्या कहेंगे? मैंने तुम्हें तालीम दी, आजादी दी, और तुमने आंखों पर पट्टी बांधकर बर्बादी के अंधेगार में छलांग लगा दी। जवान भतीजा क्या कहेगा? दीदी, तुम इतनी निर्लज निकली। छी। अगर ठंडे दिमाग से काम लोगी तो ना कोई कुछ कहेगा, ना कोई कुछ समझेगा, ना सोचेगा। मेरी बात सुनो। अब मुझ में सोचने और समझने की शक्ति ही कहाँ है? जब
परसों शाम को तैयार रहिए, आपको मेरे साथ फिल्म देखने जाना है। और अगर मैं ना चल सकी तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचोगी तो खुद ब खुद चली जाओ। ये क्या कर डाला रचना? मेरी आंखों से प्रेम का ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? कौन? बिटिया रानी, अरे आप कब आई? चाय तैयार है बिटिया, मैं भी लेके आता हूँ। शाहरुख दादा, कब तक नहीं भिजवा दीजिए? ये आओ, आओ ना। तुम भी ना बहुत शर्माती हो, बड़ी डरपोक हो। हटो जी, तुम भी बड़े शरीफ। रेस्टोरेंट का बहाना देके मुझे यहाँ ले आए। तुम्हारे पिताजी क्या सोचेंगे? पिताजी बड़े नेक और उन्नतशील विचारों के इंसान हैं उषा, वो कुछ नहीं कहेंगे। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ दीदी से मिलवाने लाया हूँ। दीदी, तुम तो कहते थे तुम्हारी कोई बहन नहीं। मैं बुआ को दीदी कहता हूँ, वो एमए पास है, तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। वो तो खुश होंगी, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे, इसमें घबराने वाली क्या बात? कोई इम्तिहान थोड़े ही है, सिर्फ मुलाकात है मुलाकात। सुधीर, तुम तो जानते हो ये हमारी 5वीं या 6वीं मुलाकात है, और फिर तुम मुझे जाने बिना मुझसे प्रेम कर रहे हो। इसलिए जी घबराता है कि कोई गलत कदम हमारे बीच दीवार न खड़ी कर दे। सुधीर कोई नादान बच्चा नहीं होगा, वकालत पास कर चुका है और वकीलों के कदम कभी नहीं गलत नहीं होते। अगर मेरा खानदान ऊंचा ना हुआ तो मैं अपना खानदानी चाहता बेहद खूबसूरत सुधीर का खानदान नीचा नहीं होता। कमल का फूल कीचड़ती गोद में परवरिश पाता है, कीचड़ते जन्म नहीं लेता। अगर हमारी साथ एक ना हुई तो जात तो बहुत छोटी सी चीज है, अगर हमारा मजहब भी एक ना हुआ ना तो भी सुधीर पीछे हटने वाला नहीं। खेत की मुंडेर मिट्टी में रेंगने वाले कीड़ों के लिए होती है, आसमान में उड़ान भरने वाले पंछियों के लिए नहीं। इतनी अच्छी तुम मुझे समझ रहे हो सुधीर, उतनी अच्छी मैं नहीं हूँ। मेरी उषा, चीज की अच्छाई बुराई रखने वाले की आंख में होती है, चीज में नहीं। तो सुन लो, तुम चाहे उषा को ठुकरा दो, लेकिन ये उषा जीवन भर तुम्हारी होकर रहेगी। नादान लड़की, मर्द जात पर इतनी जल्दी भरोसा करना बेवकूफी है। मर्द जात बहुत ही कठोर और एहसान फरामोश होते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ये उषा है, आपसे मिलने के लिए आई, और उषा ये है मेरी दीदी रंजना। नमस्ते, मुझे सुधीर की पसंद पर बहुत खुशी हुई। और मुझे दीदी की अकल पर मान है उषा। मुझे आपसे मिलकर खुशी भी हुई और मान। रामू दादा, रामू दादा जी, पिताजी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं, आराम कर रहे हैं। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हुआ दादा की तबीयत को? चलो देखे तो बेटा करो, बस चक्कर सा आ रहा है, इसीलिए सोचा थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ये कौन है बेटा? दादा ये उषा है। दीदी की दोस्त है पिताजी। जी नमस्ते। इन लोगों की बहुत पुरानी पहचान है, काफी दिनों बाद इन लोगों की मुलाकात हुई है ना। पुरानी पहचान है, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। ये बात तो ठीक नहीं है। बात? कौन सी बात पिताजी? कौन सी बात? कोई बात नहीं, बस वो ऐसे ही मुंह से निकल गया। आपको कोई कैसे लग रहा है? क्या बात है? सुबह एक
आदमी आया था छोटे सरकार, पता नहीं क्या मालिक से बोल गया, तब से सरकार की तबीयत थोड़ी खराब है। कोई नहीं, पुराना वाकिफ का। वो यहाँ क्यों आया था और क्या कहता था? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं कहता। पुराना मित्र, सज्जन पूछता है। अगर कोई ऐसा वैसा आदमी था तो नाम बताइए पिताजी, अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट कराता हूँ। पुलिस? नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस से हम लोग को बच के रहना चाहिए। पुलिस शामू दादा जी, मुझे पानी पिला। बेईमानी ना, वकील लोग धर्म ईमान पर नहीं चलते, कानून पर चलते हैं। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, तो अब हम भी तो साहिबे औलाद हो गए। अब चल के दिखाइए आप। बस इतनी सी चाल और इतनी सी, ये लो शह और घुमा। अब चल के दिखाइए, अब ना वकालत काम आएगी ना शैतान। भाई अब हम बहुत थक गए हैं, खेल वेल बंद करो, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बंद क्यों करी जी? बाजी हारती देखी तो थकावट महसूस हो रही हो, हम तो खेले। ये तो जिंदगी का कायदा है उसका, थकान हमेशा हारने वाले को होती है, जीतने वाले को नहीं। हार और जीत तो जीवन में होती ही रहती है सखी, लेकिन ऐसे खेल की बाजी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। लेकिन जिस खेल में मात यकीनी हो उसे छोड़ देने में अक्लमंदी होती है। मात से घबराना औरतों का काम है सखी, मर्दों का नहीं। मर्द? मैं मर्द कहाँ हूँ? मैं वकील हूँ, वकील। और वकील ना ही कभी मर्द होता है ना ही कभी औरत। इतने अच्छे हो सखी, काश काश मैं भी इतनी अच्छी होती, जितनी अच्छी तुमने मुझे समझ रखा है। अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, यकीन ना हो तो कभी आजमा लेना। मुझे विश्वास है सखी, पर आजमाने का अधिकार नहीं। मैं एक अपराधी हूँ, तुम्हारे पवित्र प्रेम के सामने मेरी स्थिति एक चोर की सी है। वकील हमेशा अपराधियों के दोस्त होते हैं, दुश्मन नहीं। वो उनसे हमदर्दी करते हैं, नफरत नहीं। लेकिन मेरा अपराध जाहिर होने पर शायद तुम्हें हमदर्दी ना रहे, मुमकिन है मोहब्बत नफरत में बदल जाए। तो इस बात का विचार आते ही मेरा दिल टूटने लगता है। ऐसी बातें कर रही हो उषा, मुस्कुराहटों को छोड़कर आंसू के पीछे क्यों भागना चाहती हो? मजबूरी है सुधीर, मैंने आज तक अपने असली रूप को तुमसे छुपाया, लेकिन अब और छुपाने की मुझ में हिम्मत नहीं। तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई ने मेरे सीने में आग सी लगा दी, पर मैं नहीं चाहती कि इस भयानक आग की लपटें तुम्हारी परछाई को भी छू सके। लेकिन मैं मजबूर हूँ, अगर मैं चुप रही तो सीने में लगी हुई ये आग मुझे झुलसकर राख कर देगी। उषा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, भगवान के लिए तुम मुझसे साफ-साफ बोलो, जो भी कहना है। सुन लो सुधीर, असलियत ये है
उषा की एक बार शादी हो चुकी है। उषा? लेकिन ये बदनसीब उषा 7 दिन से ज्यादा सुहागन न रह सकी। जमाने ने इसे मनहूस करार देकर ठुकरा दी। जमाने की ठोकरों ने उषा को अपने पांव पर खड़े होने पर मजबूर कर दिया। उषा ने नौकरी की, खुद को फिर से कुंवारी जाहिर करके जमाने के सामने तनकर खड़ी हो गई। लेकिन सुधीर, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी सारी शक्ति छीन ली है। मैं तुम्हें अब और धोखा नहीं दे सकती। मैं अपराधी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। गुलाब का फूल पैरों तले रौंदा जाए तो उसकी सुंदरता नष्ट होती है, खुशबू नहीं। फूलों की सुंदरता की तरह इंसान की चमक फना हो सकती है, खुशबू की तरह मोहब्बत नहीं। सुधीर तुम इंसान नहीं देवता। सुधीर ना देवता है ना इंसान, सिर्फ वकील है। वकील एक भी नहीं आया है, बावली कहीं की। चलो बाहर निकले चला। दिल मेरे पास है, वो तो आपके पास है हुजूर। यकीन ना हो तो 100 रुपए के स्टाम्प पर हथिया बयान कर दूं बादल से। चलो घूमने चलते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जी बोलिए जी, मैं अभी बुला देता हूँ जी। कौन है शोभा दादा? तो कोई कालीचरण है सरकार। कालीचरण जी, सही है था। आपसे बात करना। अच्छा आइए। हेलो जी, नमस्ते, मैं भगवती के साथ हूँ। जी जी, मैंने आपको पहचाना। 1 लाख रुपया चाहिए? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। अच्छा ठीक है, तो आप 1 घंटे बाद मेरे घर आ जाइए, मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ। ठीक, नमस्ते। 1 लाख रुपया मांगता है? कौन मांगता है सरकार? कौन मांगता है? कोई नहीं शानू दादा, ये व्यापारी लोग भी ना। शानू दादा, जरा रंजना को भेज दीजिए। जी अभी वो आ गए सरकार। आओ बैठो। रंजना, आज मैंने तुमसे एक खास मकसद के लिए बुलाया। मैं तुम्हारी सगाई रतन लाल जी के बेटे साथ करने जा रहा हूँ। लड़का भी शरीफ और सरकारी अफसर भी। मैं इसमें तुम्हारी सहमति चाहता हूँ। आप बस मेरे भाई ही नहीं, मेरे पिता से आप जो कुछ भी करते हैं मेरा ये भी करेंगे। लेकिन तू जानती है ना बेटा, मैं पुराने जमाने का आदमी। 1950 नया समय, ये सब मुझे बस का नहीं। तू पढ़ी नहीं, आज की लड़की
मैं तुम्हारी रजामंदी के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना चाहता। औरत तालीम हासिल करने के बाद भी बस औरत ही कहलाती है, हमेशा भावुकता की लहर में बह जाया करती है। वो दिल से काम लेना जानती है मगर दिमाग से नहीं। इसका मतलब तुम मेरी बात से सहमत हो? सिर्फ सहमत ही नहीं, पूरा भरोसा भी है दादा। जीती रहो मेरी बहन। आज अगर सुधीर की माँ जिंदा होती तो मेरे कांधे का आधा बोझ ही हल्का हो जाता। मगर भगवान से कौन लड़ सकता है? जो बातें इंसानी पहुंच के बाहर होती है ना दादा, उनमें भगवान के सामने सिर झुका लेना ही अगर मंदिर है। भगवान के खेल बड़े जाने होता है। अब देखो, आज हमारे पास सब कुछ, धन दौलत शोहरत, मगर माँ बाप का साया है। अरे मैं तो फिर भी 20 साल उनके साथ रहा, मगर तुम 1.5 साल की थी बस जब मैं छोड़ कर चले। हमेशा उस समय हम लोग कहाँ रहते थे दादा? उस समय हम लोग देवीपुर में रहा करते थे। और फिर यहाँ कैसे आ गए? हम लोग बहुत गरीब थे, इतने गरीब। सरकार, गाड़ी तैयार। अच्छा, आप चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा, मेरी लाज। चला। हो गई इंतजारी, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यही बेवफा बोले। टैक्सी 12 का वेट कर रही है मैडम। फिल्म शुरू होने में केवल आधा घंटा बचा। टैक्सी वापस लौटा दीजिए, बिल मैं आधा कर दूंगी। ये कृपा तो आप हमेशा से करती आई। वैसे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ सकता हूँ? अगर आप बैठने का कष्ट करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं जानता हूँ कि आपका गुस्सा हांडी के उबाल जैसा है। आप ठंडी होते ही आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। अब मैं उसकी बुझी हुई आग पर पानी छिड़कना चाहती हूँ ताकि आग फिर कभी न फूटे। देखो राज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी जिंदगी को बर्बाद न करो। मुझे इस बुराई की राह में ना घसीटो। रंजना मेरी जान, दुनिया में कुछ भी भला या बुरा नहीं होता। होता वही है जैसा आदमी सोचता। अब भलाई और बुराई पर बहस करने के लिए मेरे अंदर शक्ति नहीं बची है राज। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि कमजोर औरत की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। औरत कमजोर होती? अरे कमजोर तो मर्द होता है जो औरतों के नाज उठाता है। मजाक ना उड़ाओ राज, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी जीने से पहले मौत की तमन्ना ये है मैडम। बुज़दिली नहीं, मजबूरी है। भाई साहब, मेरा रिश्ता तय करने जा चुके हैं और उस नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले मैं इस पुराने रिश्ते का फैसला कर लेना चाहती हूँ। फैसले से पहले मेरी बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। अब आप अपना फैसला सुना दीजिए। भाई फैसला तो कुदरत ने सुना दिया। मेरे पास धर्मपत्नी है, आपके पास धर्मपति हो जाएगा। दुनिया को, जमाने को कोई शक नहीं होगा। ऐसी जिंदगी से मैं बहुत को पसंद करूंगी। मगर आत्महत्या करने से पहले
एक बार फिर विनती करती हूँ राज, मेरे सारे पत्र मुझे वापस कर दो। अगर आपके खत वापस कर दिए तो मेरा आपका रिश्ता ही क्या रहेगा? आप मुझे याद ही क्यों करेंगी? भाई ये पत्र ही तो आपकी मोहब्बत की निशानी है। ये निशानी मेरी जिंदगी में एक लोहे की दीवार बनकर खड़ी हो गई है। तो आप इस दीवार को तोड़ना चाहते? हाँ, अगर ये दीवार ना टूटी तो इससे टकरा कर मर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। देखो रंजना, मिट्टी की छोटी मोटी दीवार तोड़ने के लिए भी मजदूरी देनी पड़ती है, और फिर ये तो लोहे की दीवार। जायज कीमत कभी किसी को नहीं दुखती राज। देखो रंजना, तुम एक पूंजीपति की बहन हो और एक पूंजीपति की बहू बनने वाली। बंदे की डिमांड केवल 10 लाख है। पर मेरे अपने पास इतने रुपए कहाँ हैं? रुपए? अरे आपके गले के इर्द गिर्द जितने कह देना हो गया। मुझे सोचने की थोड़ी मोहलत दो। ठीक है, मुझे टेलीफोन पर इत्तला कर दे। अपने वायदे के पक्के तो रहोगे ना? सौदेबाजी करने वाले कभी दगा नहीं देते। और फिर वैसे ये तो अपना पुराना व्यापार है। गुड बाय। एक्सक्यूज मी, जरा सा माचिस मंगवा देंगे? मेरा लाइटर भी आपके गुस्से की तरह ठंडा हो गया। हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। अरे भाई राज, हम आया जल्दी। ये तो दुनिया का दस्तूर है दोस्त, एक आता है और एक जाता है। क्या बात है, आज तो जिंदगी की गहराइयों में काफी गोते लगा रहे हो। बिना गहराइयों में गोते लगाए मोती हाथ से नहीं होते। मोती तो हासिल होते हैं उस्ताद मुकद्दर से, अलबत्ता गहराइयों में उतरने का इम्कान ज्यादा होता है। चाय पियोगे? नहीं, फिल्म को देर हो रही, चलता। शामू दादा, शामू दादा, जी छोटे सरकार। चाय लाना जरा। चाय तो हाजिर है छोटे सरकार, मैं तो खुद ही लेके आ रहा हूँ। क्या बात है शामू दादा, तुम तो ज्योतिषी हो ज्योतिषी। आज हम बहुत खुश हैं। बता सकते हो क्यों खुश हैं? वही मुकदमा जीता होगा छोटे सरकार। मुकदमा? हाँ। जब से वकालत शुरू करी है एक भी केस नसीब नहीं हुआ है। मुकदमा क्या खाल जीतेंगे? तो फिर किसी से नैना चार हो गए होंगे छोटे सरकार। जवानी की सबसे बड़ी खुशी है। मान गए शामू दादा, तुमको मान गए। तुम ज्योतिष नहीं महाज्योतिषी हो। अच्छा एक बात बताओ कि इसका नाम क्या है? ज्योतिष की विद्या नाम नहीं बता सकती छोटे सरकार, और वो आज आपके संग शतरंज जरूर खेली। ये तुमको कैसे पता लगा शामू दादा? शामू ने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं छोटे सरकार। अरे शामू दादा एक बात बताओ, ये उस कन्या का नाम क्या है? कन्या का नाम है शायद पूर्वा। अरे शामू दादा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? सूरज और चंदा की जोड़ी है सरकार। फिर तो गर्म सर्द होने का डर है। नहीं नहीं, जोड़ी एक नंबर है सरकार। बस आप जल्दी से मोहर दिखवाइए। भाई मैं तो कचहरी में शादी करूंगा, मैं ये राहु केतु के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अरे कचहरी छोड़ थाने में करवाइए सरकार, लेकिन करवाइए जल्दी। थोड़े ही दिनों में रंजना दीदी ससुराल चली गई तो ये घर सूना, बिना स्त्री के घर उजाड़ के बराबर होता। दीदी कहाँ दादा? अंदर है। सगाई की खबर सुनकर थोड़ी उदास है। क्यों ना हो? बेटियों को मायके छोड़ने का दुख तो होता ही है। दीदी मैं अभी तो सरकार। आओ दीदी, मैं
तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दीदी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। ये भी कोई पूछने की बात नहीं थी। कुदरत ने बचपन में ही माँ की मोहब्बत का सहारा छीन लिया। तब से उस चीज की कमी को उसने पूरा किया ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार है दीदी। अगर तुम्हारी दीदी ने दुनिया की नजरों में कोई अपराध किया हो तो? वो दीदी दुनिया की नजरों में अपराधी होगी, सुधीर की नजरों में सिर्फ और सिर्फ दीदी। सुधीर, मेरा अपराध ये है कि मैंने आंखों पर पट्टी बांधकर बिना सोचे समझे मोहब्बत की भूल की। सोच समझकर और आंखें खोलकर मोहब्बत की भूल कोई नहीं करता दीदी। सुधीर, मेरी भूल अब एक अपराध का रूप धारण कर चुकी है। मैंने जिससे मोहब्बत की वो शादीशुदा निकला, नीच और कमीना भी। मैं अपराधी हूँ, बदनीयत नहीं। संसार में हर इंसान अपराधी है दीदी। नैतिक या कानूनी किसी भी तौर पर गलतियां जरूर करता है, लेकिन छुपाता है, जाहिर नहीं करता। ऐसे बहुत से कम ही लोग हैं जो गलतियां करने के बाद अपनी गलती को कबूल करते हैं, और मेरी नजरों में वो लोग प्रशंसनीय होते हैं। सुधीर, मतलब मुझे बुरी नहीं समझते ना, और उससे घृणा भी नहीं करते? हर चीज नहीं। संसार में न कोई इंसान देवता है न शैतान। हर इंसान के अंदर अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। जिनमें अच्छाइयां ज्यादा होती हैं वो अच्छे इंसान कहलाते हैं, और जिनमें बुराइयां ज्यादा होती हैं वो बुरे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि नेक इंसान में भी बुराई की कमी नहीं होती, और बुरे इंसान में अच्छाइयों की। सुधीर, तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। पर मेरे हाथ के लिखे हुए पत्र उसके पास हैं, और उन्हें वापस करने के लिए मुझसे वो ये हार मांगता है। कौन है वो? राज। राज? ये मनोरमा का भाई? कौन सी मनोरमा? रात की छोटी बहन दीदी, लॉ कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। आप नहीं जानती है, आपने ये हार उतार क्यों नहीं दिया? इस घर की तमाम प्रॉपर्टी के मालिक से पूछना मेरा कर्तव्य था। प्रॉपर्टी कभी एक इंसान की होकर नहीं रही है दीदी। दीदी, तुम हमेशा सुधीर की दीदी ही होगी। सुधीर बेटा, एक खुशखबरी है। तुम्हारी बहन का रिश्ता पक्का कराया, परसों सगाई दे, शगुन भी दे देंगे। बहुत बहुत बधाई हो पिताजी। आज मैं बहुत खुश हूँ। शामू दादा का है? शामू दादा, शामू दादा, तुम्हें भी मुबारक हो शामू दादा, अपनी बहन का रिश्ता पक्का कराया। आज मेरे कांधे में सारा बोझ हल्का हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान आपको सदा खुश रखे। अब पिताजी, आप इसी बात पे आज आपको हमारे साथ चाय पीना होगा। चाय? ना बाबा, ये पानी में दूध मिलाकर पीना मेरे बस का नहीं। अरे दादा, सुधीर का दिल रखने के लिए एक घूंट पी लीजिए। अच्छा, अब तुम लोग कहते हो तो चलो आज पीकर भी देख लेता हूँ। शामू दादा, बढ़िया सी चाय बनाकर लाइए। मेरी बहन ससुराल चली जाएगी, वहाँ सास ही तुमकी खूब सेवा करना। बूढ़ों की तो दीदी में कोई कमी नहीं पिताजी, लेकिन हाँ, ससुराल में बिना चाय पिए बिस्तर से नहीं उतरेगी। मेरा आना बहुत बुरा तो नहीं लगा सेठ जी? नहीं देखा नहीं चला। अच्छा बच्चों, बैठो परिचय। हाँ तो सेठ जी, मैंने पर आपसे कुछ प्रार्थना की थी। आपने क्या विचार किया? मैं अभी तक नहीं समझा कि आपको इतना पूछा। अब
ये तो सीधी सी बात है सेठ जी कि कालीचरण को व्यापार करने के लिए 1 लाख रुपयों की जरूरत है, और आपको तो भगवान ने इतना दे रखा है कि दोस्तों की सब जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो ठीक, आप अपनी जरूरत पूरी करें। मुनीम जी से जाके लिखा पड़ेगा लीजिएगा, मैं आपसे कोई सूरत नहीं करता। आपके पास जब पैसा मुझे लौटा दीजिए। अरे अगर लिखत पढ़त करनी होती तो आपको कष्ट देने की क्या जरूरत थी? आपके पास तो इस नाते से आया हूं कि दोस्ती है, बेतकल्लुफी है। दोस्ती का नाजायज फायदा ना उठाओ दोस्त। नाजायज फायदा उठाना होता तो कब कब पुलिस के पास जा सकता, लेकिन मैं इतना कमीना नहीं। दोस्त को धोखा देना मित्रघात है, पाप है। जब तक दोस्ती कायम है तब तक। हाँ, दुश्मनी हो जाए तो इसे इंतकाम है। आप उससे क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 लाख। कब तक? अभी किसी वक्त। इस वक्त मुमकिन नहीं है। मेरी बहन की परसों सगाई, उनकी उसी इंतजाम में गया। तो आपकी बहन की परसों सगाई, कोई बात नहीं, मैं परसों तक इंतजार कर सकता हूँ। भाई शादी के शुभ अवसर पर व्यापार और भी अच्छा हो। मतलब ये कि अब कालीचरण की मांग 1 लाख नहीं, बहुत ज्यादा, और आपको देने में तकलीफ भी नहीं, क्योंकि मौका बहुत ही खुशी और शुभ था। कालीचरण, उससे मैं ना उसे भूलो मत कि तुम अपराधी हो, वो भी भागे हो। मेरी जबान हिलते ही कैद की काली कोठरी में फेंक दिए जाओगे, सब दौलत धरी की धरी रह जाएगी। रंजना, मुझे बचाओ। खबरदार, जो बच्चों को इत्तला किया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम उनकी नजरों में हमेशा के लिए जलील हो जाओ, समझे? अच्छा, अब सगाई के शुभ अवसर पर फिर दर्शन करो। जय राम। कमीनापन दिखाए बिना इस संसार में दौलत का हाथ आना बहुत मुश्किल है सेठ। जीवन में हर चीज दौलत नहीं होती कालीचरण, इंसानियत भी कोई चीज होती। दौलत इंसानियत को भी खरीद सकती है सेठ जी। तो आप भी अपनी इंसानियत बेचने आए? छोटी सी कीमत मांग रहा हूँ, 5 लाख। वाकई बहुत कम है। इंसानियत की कीमत यदि कोई दुनिया भर की दौलत से भी चुकाना चाहिए तो भी कम पड़ जाता है। अरे इंसानियत की कीमत कोई चुका सकता तो इतने भयानक युद्ध ना होते, दिल जलाने वाले हाथ से ना होते, इंसान इंसान का शत्रु ना होता। ये आपका विचार है, मेरा नहीं। और फिर इंसानों के विचारों का भेदभाव भी सभी झगड़ों की बुनियाद होता है। आप मेरे विचार से सहमत हो जाएंगे, झगड़े की बुनियाद ही नहीं रहेगी। लेकिन आपका ख्याल मेरी कमजोरी से फायदा उठा रहा है। दूसरों की कमजोरी से फायदा ना उठाना मूर्खता है। और अगर मैं इसका फायदा ना उठाने दूं तो सगाई के शुभ अवसर पर
पुलिस हथकड़ियां लेकर आपका इंतजार करेगी रघुनाथ राय। और मेरा मतलब है भगवती प्रसाद, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, बाद में अफसोस करना बेकार है। अफसोस मुझे अपनी बेइज्जती का या सजा का कभी ना होगा कालीचरण। अरे अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं कानूनी अपराधी हूं, चरित्र कानून का फंदा मेरे पीछे सहाय की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन तुम चरित्र के दोषी। कानून तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे कानून अंधा है जो कुछ देख नहीं सकता, ये कानून बहरा है जो कुछ सुन नहीं सकता। मैं इस कानून से टक्कर लूंगा, मैं इस कानून से टक्कर लूंगा। जोश में ना हो भगवती प्रसाद, मैं जानता हूं कि तुम्हारी सारी दौलत तुम्हें कानून के शिकंजे से बचा सकती है, और ये भी जानता हूं कि तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन अपने बेटे और बहन के जीवन को अपनी जिद के खातिर समाज की नजरों में हमेशा के लिए बर्बाद कर दो। तुम्हारा बेटा उन्हीं बाप की औलाद कहना है, और तुम्हारी बहन अपराधी खानदान की बेटी। लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे और वो मुंह छुपा के फिरेंगे। बोलो बोलो, तुम्हें स्वीकार है? बोलो बोलो। मैं अपने बच्चों की खुशी को कभी नहीं करूंगा, कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो अब ज्यादा देर मत करो, अब 5 लाख का चेक काट दो। अब मुझे मंजूर है, मुझे बिल्कुल मंजूर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 घंटे बाद फिर आता हूँ। लेकिन याद रखो, बच्चों से इस बात का जिक्र करना, उन्हीं के पाँव पे कुल्हाड़ी मारना होगा। अच्छा, जय राम जी। जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं। कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। कभी नहीं। आज से ये घर तुम्हारा होगा। तुम इस घर की रानी, की हर एक चीज बस की आस लगाए बैठी, निराश मत कर। इस घर को निराश देखने से पहले उषा इस घर से ही इस संसार से चली जाएगी। चलो पहले पिताजी से आशीर्वाद ले लेते हैं। अभी नहीं, पहले दीदी की सगाई का फूल ले लें, फिर बताएंगे पिताजी को। हमने तो सुन लिया छोटे सरकार। सामू काका, अभी ना बताना पिताजी को, अभी कचहरी से शादी करके आ रहा हूँ। दीदी की सगाई का फूल ले लें, फिर बताएंगे पिताजी को। जो हुकुम मेरे छोटे सरकार। लेकिन राम कसम, तबीयत एकदम खुश हो गई। मेरे सुधीर भैया दूल्हा बने और मैं चुप रहूं। थोड़ी देर और दादा। ठीक है, जैसा तुम कहो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आप बहुरानी, आप किचन में जाके जरा सा काजल लगा लीजिए। और सुधीर भैया, मैं एक काम करता हूँ, बाहर बगीचे में कुर्सियाँ लगवा देता हूँ। हाँ जाइए। सुधीर, ऐसा लगता है जैसे कोई सपना देख रहे हो। भगवान ने चाहा तो सारा जीवन एक सुहाने सपने की तरह बीतेगा उषा। सच, आज मैं अपने भाग्य पर बहुत खुश हूँ। तुमने डाली से टूटकर धरती पर गिरे हुए फूल को सर पे रखे हुए ताज पर सजा दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी सुधीर। ये तो मेरी खुशकिस्मती है उषा की दुनिया वाले हम सारी रात खुशी की सुहानी बोल उषा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो सुहानी बोल उषा मेरी जीवन संगनी है। जीवन साथी मुबारक हो सुधीर। धन्यवाद दीदी। उषा, इधर आओ। दीदी, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? सुधीर, इतनी जल्दी क्या है? नहीं दीदी, समय बहुत कम है
पूछा तुम दीदी के कमरे में जाकर उनकी पूरी कपड़े निकालो, मैं बाहर का काम देख लेता। सुधीर, हाँ? राज के आने का समय हो गया। दीदी मैंने जैसा कहा है वैसे कर देना, सब ठीक हो जाएगा। पर सुधीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप रत्ती भर भी चिंता मत करो, नहीं है ना आपके पास, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार सरकार। इस आखिरी इंतजार का तहे दिल से शुक्रिया। आज के बाद आप मेरा नाम भी भूल जाएंगे। राज, इंसानियत से पेश आने वाले लोग जीवन भर याद रह जाते हैं। अगर तुम्हें रत्ती भर भी इंसानियत बाकी है ना, तो बिना कोई कीमत वसूल किए मेरे सारे पत्र मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। रंजना मेरी जान, राज सूखे एहसान लाने का आदि नहीं है, वरना आपका ये आखिरी ख्वाहिश में जरूर पूरी कर देगा। एक बात फिर सोच लो राज, कमान से निकला हुआ तीर फिर कभी वापस नहीं आता। रंजना, मैं यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, वायदे के मुताबिक कीमत वसूल करने आया हूँ। नाराज क्यों होते हो? मैंने दीदी से इनकार कहाँ किया है? कुछ खाओगे? चाय मंगवा दूँ? जी नहीं, आप जल्दी करिए। ठीक है, तो मैं आज निकाल रही हूँ, आप पत्र निकालिए। ठीक है, आप मेरी तरफ देखिए। पर मैं कैसे मान लूँ कि आप सारे पत्र लाए हैं? सौदा करने वाले कभी धोखा नहीं करते हैं। ठीक है, तो पत्र मुझे दीजिए। और अगर आपने हाथ न दिया तो इज्जत बचाने वाले कभी धोखा नहीं देते, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। ये आईना कुछ खबर मेरे यार की। दीदी, अब आप अंदर चलो, राज बाबू को मेरे हवाले कर दो। रंजना, आखिर तुमने मुझे धोखा दे ही दिया। घबराओ नहीं राज, मैं तुमसे ये हार नहीं छीनूंगा, इसे तुम अपने पास रखो। फिर क्या कहना चाहते हो? यही कि दीदी से तुमने अपने पत्रों की कीमत तो वसूल कर ली, मेरे पत्रों की कीमत कौन अदा करेगा? मैं क्या जानूं किसने लिखा है? तुम्हारी बहन मनोरमा ने लिखे थे। यही लिखे थे। जब कॉलेज में सुधीर की दोस्त थी, यकीन ना हो तो एक पढ़कर देख लो। तुमने मनोरमा को धोखा दिया? जी नहीं, मनोरमा ने मुझे धोखा दिया था मेजर टिक्कू के लिए। मेजर टिक्कू ने उसे धोखा दिया कामनी के लिए, और कामनी ने मेजर को धोखा दिया शायद किसी कर्नल के लिए। हाथ जोड़ता, कुछ दिनों मनोरमा की शादी है। ये कर दो। वकील को पुचकार कर बेवकूफ बनाना चाहते बच्चों। मैं इन पत्रों से दीदी की बेइज्जती का बदला लूंगा। चलिए, मैं कमीना था, बेगैरत था, जो मैंने ये किया, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे भीख मांगता। तुम भीख मांगो तो नीचे दो, जिससे मेरी दीदी ने भीख मांगी और ठुकराई गई। मुझे माफ कर दो। तो कहो तो मैं तुम्हारी दीदी के पैर छू के माफी मांगता हूँ। ये खत मुझे वापस कर दो सुधीर। इस बार सच्चे दिल से कह रहे हो या हमेशा की तरह बस? नहीं सुधीर, मैं कसम खाता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा ये कभी नहीं करूँगा। आज कर लो। ये पत्र ना अपनी बहन की शादी के पहले आकर ले जाना। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सुधीर नहीं, वकील साहब को वकील साहब। अब आप जा सकते हैं। और हाँ, अपनी प्यारी बहन को ये समझा दीजिएगा
कि मर्द कोई खेलने वाली चीज नहीं है। दीदी, दीदी, हेलो, हेलो, जी, जरा ठहरिए, मैं देखता हूँ। नाम तो नहीं बताया सरकार। हमसे कहते हो कि सेठ जी घर पे नहीं, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। हेलो, हेलो, जी, सेठ साहब घर पे नहीं है। इस खुशी के अवसर पर परेशान होना वाले कुदरत मुझसे नाराज है शानदार। तुम जानते हो तुम कौन? मैं आपका सेवक हूँ सरकार, नमक खाने वाला नौकर। और ये भी जानते हो कि नौकर मेहनत करता हो, मालिक की आज्ञा का पालन करना, मालिक के पसीने पर खून बहा देना मेरा धर्म है सरकार। मुझे तुमसे ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। इस घर की कोई भी चीज तुमसे छिपी हुई नहीं। की मौत के बाद तुमने उन बच्चों को माँ की तरह पाला। इस घर का ज़्यादा तुम पर विश्वास करता है शानदार। ये सब आपकी कृपा है मालिक। मुझे ये भी विश्वास है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे बच्चों की निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मालिक? मैं याद है मैं तुम्हें अपनी गरीबी की कहानी सुना रहा था। याद है मालिक। तो अब आगे एक बार की बात बच्चों को भीख मांगने में शर्म सी आ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चोरी करने का फैसला किया। चोरी करने के इरादे से एक धनवान आदमी के घर में घुस गया। मैं चोरी कर ही रहा था कि बाहर से आवाज आई। मैं डर गया और मैं सीढ़ी की तरफ भागने लगा। तभी उस धनवान आदमी ने मुझे सीढ़ी के पास पकड़ लिया और चोर चोर कह के चिल्लाने लगा। मैंने डर से उसको खूब जोर से उसको धक्का दे दिया। सीढ़ियों से जाके गिरा, उसका सिर फट गया, उसकी मौत नहीं। मैं डर गया। पुलिस भी आ गई, इसीलिए मैं अपनी बहन को वहां से लेकर देवीपुर से यहाँ आ गया। तुझे उसने मुझे गरीब से अमीर बना दिया। मैंने अपना रूप बदला, अपना नाम बदला, अच्छा तो छोड़ दिया, लेकिन नौकाश खुदा कर सका। तो इसमें निराश होने वाली क्या बात है सरकार? आपने उसका खून थोड़ी किया है, उसकी मौत खुद से ही हो गई। पहचान होने वाली बात नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ। भगवान का दिया सब कुछ है, यही तो सबसे बड़ी निराशा है शामू दादा। काश मैं पूंजीपति ना होता। ये दौलत मेरी सबसे बड़ी शत्रु बनती जा रही है। लोग मुझे धमकियां देकर मुझसे पैसे हटना चाहते हैं शामू दादा। उनका मुंह बंद कर दीजिए सरकार। कब तक करूंगा तो किस किस का करूंगा? धमकियां मुझे लोगों की तरह मेरा खून चूसते ही रहेंगे शामू दादा, खून चूसते ही रहेंगे। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा सरकार? जीवन के पाप मेरे बच्चों को कलंकित कर जाएंगे शामू दादा, पर इसका रास्ता मैंने निकाल दिया। तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी शामू। मेरी जान तक हाजिर है सरकार। मुझे तुमसे ऐसी ही
छुपाए रखूं। मैंने ये सब तुमसे इसीलिए कह दिया कि मेरे मन का बोझ हल्का। अब मैं इस अपराधी स्थिति में ना रहूं, ताकि ये आत्मा आजाद हो। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मैं ठीक कह रहा हूं। जाओ और मेरे बच्चों को बुला लो। मालिक मालिक आप ऐसा मत करिए मालिक। मेरे शत्रु मत बनो शामू दादा। मालिक मालिक आप एक बात मालिक मालिक बात करिए। जाओ। परिवार की जिम्मेदारी तेरे कांधे पर है बेटा। आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। ये आपको क्या हो रहा है? आपने निढाल क्यों है? भाग्य ने साथ नहीं दिया बेटा। समय का चक्कर। दादा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी क्या? पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हम दादा क्या हो गया पिताजी को? सुधीर सुधीर डॉक्टर को फोन मिलाओ जल्दी जल्दी से। सुधीर 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 दादा मेरे पास आओ सुधीर पास आओ। मेरी कोई बात दिल में न रह जाए। सुधीर दादा ये आपको क्या हो रहा है? सुधीर अब इस घर की इज्जत तेरी इज्जत है बेटा। तेरी इज्जत तू मेरी निशानी और रचना मेरे माँ बाप की अब परिवार का ध्यान रखना तेरे हाथों में है बेटा। शादी करने की तमन्ना है और जैसे भगवान की इच्छा। दादा आपकी तमन्ना पूरी हो चुकी है। आपके बहू आपके सामने खड़ी है। सौभाग्यवती रहोगे सौभाग्यवती रहो। क्यों रे सुधीर चोरी चोरी ठीक है मेरा बुद्धि कौन है बेटी? पिताजी का नाम कालीचरण है पिताजी। हम देवीपुर के रहने वाले हैं। हरिचरण
तेरी उषा, तुम यहाँ? अब हम संबंधी बन गए। संबंधी? मतलब? जी, उषा और सुधीर ने शादी कर ली है। क्या? मेरी बेटी की शादी हो गई? भगवती प्रसाद के बेटे से कालीचरण, भगवती प्रसाद के बेटे से ईश्वर के बड़े न्यारे हैं ना, बड़े न्यारे हैं। सुधीर, सुधीर, मेज पे 5 लाख का चेक रखता है बेटा, जल्दी लेकर आओ। नहीं, नहीं भगवती प्रसाद, नहीं। मेरी तरफ से तुम्हें पहला और आखिरी तोहफा है बेटा। मेरे परिवार का ध्यान रखना। मुझे वचन दो कि तुम मेरे परिवार का ध्यान रखोगे। पिताजी, पिताजी, मुझे माफ कर दो मेरे पिताजी, पिताजी। मैं अंकुर सक्सेना, राज की मां। मैं काव्या मिश्रा, रंजना की भूमिका। मैं वर्मा, उषा की भूमिका। सुधीर की भूमिका। मैं प्रणव श्रीवास्तव, कालीचरण की भूमिका। भगवती प्रसाद की भूमिका में मैं सुमिश्रा। उसमें प्रकाश में थे मनीष, वस्त्र विन्यास श्रीमती सोनी, काव्या मिश्रा, फोटोग्राफी उपेश, प्रेक्षक व्यवस्था प्रिंस कुमार, प्रॉपर्टी राहुल कुमार, वीडियोग्राफी अनुभव, चित्रण कला मंच समिति के सचिव और इस नाटक के निर्देशक थे विपिन कुमार जी।
अब मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा अपने मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय सर, एक बार आप लोग पुनः मंच पर आ जाए और विधिवत समापन की ओर हम लोग बढ़े। विधिवत भी शोक हवा में फिर लौट के बचपन के जमाने में आप सभी सूर्य दर्शक अपना कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध करूंगा आपसे, बाहर एक सहयोग राशि का एक डिब्बा रखा है नाटक का, और आप लोग और अच्छा बेहतर प्रस्तुति आपके समक्ष हो सके तो दोनों अनुरोध है आपसे। नगद अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो एक डिब्बा रखा है सहयोग राशि का, और उस पर QR कोड बाहर एक मेज पे लगा हुआ है, उस पर आप अपना सहयोग कर सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार दो शब्द अगर राजा अवस्थी जी कुछ कह दें रंगमंच से, वरिष्ठ दो शब्द ही कह देते सर, दो शब्द भले ही शुभ रात्रि कह दीजिए। बात ये है कि मुझे माइक पर बोलने का अभ्यास है, मंच पर खूब बोलता हूँ लेकिन माइक में मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, सराहनीय है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में बहुत आगे बढ़ें और सशक्त अभिनय करें तो यश धन का अर्जन करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना अमूल्य समय से बच्चों के काम को देखने के लिए दिया। धन्यवाद। कुमार जी और उसके बाद हमारे माननीय अतिथि द्वारा पहले दो शब्द विपिन कुमार जी निर्देशक आज के निर्देशक। नाट्य मंचन के उपरांत ऐसा कुछ कहना शेष रहता नहीं है, बस एक ही बात कहूँगा इतना, अभी तक यहाँ एक कॉमेडी फेस्टिवल हुआ और भी बहुत ऐसे फेस्टिवल हुए, उसमें ऐसी आइडिया मॉडल जमी रही है, लेकिन ऐसे विषय में भी आप अंत तक बैठे रहे। रंगमंच के प्रति आपकी ये गहरी समझ मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को। फाइनल संबोधन एक बार हमारे माननीय मुख्य अतिथि द्वारा। आज की प्रस्तुति अभी आप सबने देखी और उसका रसास्वादन लिया। मैं इतनी सशक्त अभिनय की सभी कलाकारों का तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। और सबसे ज़्यादा हमारे जो दर्शकगण हैं वो आखिरी क्षण तक एकटक इस पूरे अभिनय को देखते रहे। हम दर्शकों को भी जो है तहे दिल से जो है हमारे जो निर्देशक महोदय हैं, निश्चित रूप से निर्देशक महोदय के द्वारा ही ये इतना सशक्त अभिनय हमारे आप सबके समक्ष जो है प्रस्तुत हो सका। तो मैं पूरी टीम को, निर्देशक मंडल को और थिएटर से जो पीछे के कलाकार हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। और मैं अपील भी करना चाहता हूं कि इन कलाकारों के लिए रंगमंच आज हमारे सामने इतने ज़्यादा जो है हमारे मनोरंजन के साधन और उपाय हैं, लेकिन फिर भी कला को चाहने वाले, कला को परखने वाले, कला के प्रति समर्पित लोग हैं इस दुनिया में मौजूद हैं और हम इन कलाकारों को सलाम करते हैं। धन्यवाद।